डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन इस तरह से है, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force 30 Newton? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक होलो सिलेंडर है। इस होलो सिलेंडर को हमने स्ट्रिंग से वाउंड किया है। ओके, और जब हम इस स्ट्रिंग को पुल डाउन करेंगे तब ये होलो सिलेंडर क्या करेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास मास ऑफ सिलेंडर है 3 kg, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है 40 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.4 मीटर, और फोर्स अप्लाइड है हमारे पास 30 न्यूटन। फोर्स है हमारे पास 30 न्यूटन। बच्चों, when we are pulling string downward side, cylinder will rotate. Okay, for rotation, torque produced is known as I alpha, and torque given by us is torque equal to force into perpendicular distance means radius. ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे तो I alpha इक्वल टू F इंटू R मिलेगा। यहाँ से हमें अल्फा को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये अल्फा क्या है? अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? F इंटू आर अपॉन आई। बच्चों, हियर आई क्या होता है? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ओके, जो होता है एम आर स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा होगा F इंटू आर अपॉन एम आर स्क्वायर। आर से आर कटेगा तो क्या बचेगा? F बाई एम आर। फोर्स का वैल्यू हमारे पास है 30, ये 30 रख दिया। मास हमारे पास है 3 kg एंड रेडियस है हमारे पास 0.4, ये रहा 0.4। यहाँ से 3 से 3 10 30 होता है तो 10 अपॉन 0.4, 100 बाई 4, ये होगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। तो देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना है? 25 एंड रेडियस हमारे पास है 0.4, रेडियस है 0.4, तो 25 इंटू 0.4 अपॉन, पॉइंट रिमूव कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, 25 4 जा 100 अपॉन 10, 10 से 0 कटेगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेंटेन अ रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकंड, an engine needs to transmit a torque of 180 Newton into meter. What is the power required by an engine? बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर स्पीड गिवन है 200 रेडियन पर सेकंड एंड टॉर्क, यस, टाउ इज गिवन 180 न्यूटन इंटू मीटर। हमें फाइंड करना है एंगुलर पावर। बच्चों, एंगुलर पावर क्या होता है? टॉर्क इंटू ओमेगा। जैसे लीनियर पावर हमें पता है फोर्स, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड और वेलोसिटी, उसी तरह यहाँ पे फोर्स की एंगुलर क्वांटिटी क्या होती है? टॉर्क, और स्पीड के लिए होता है एंगुलर स्पीड। यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू हमारे पास है 180 इंटू यहाँ पे 200। ओके, 8 इंटू जा 36 और 10 टेंस टू पावर 3, ये हो जाएगा हमारा पावर। क्लियर? मेक अ नोट। ये होगा किलोवाट में। बच्चों, अब देखते हैं 7.15 नंबर। बच्चों, अब देखते हैं 7.15 नंबर का क्वेश्चन।
To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, an engine needs to transmit a torque of 180 Newton into meter. What is the power required by an engine? बच्चों यहाँ पे हमारे पास एंगुलर स्पीड गिवन है 200 रेडियन पर सेकंड, टॉर्क अप्लाइड इज गिवन 180 न्यूटन इंटू मीटर। हमें फाइंड करना है पावर। इन रोटेशनल मोशन पावर क्या होता है? जैसे लीनियर मोशन में पावर होता था फोर्स इंटू स्पीड, उसी तरह यहाँ पे रोटेशनल मोशन में पावर होता है टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। टॉर्क क्या है हमारे पास 180, एंगुलर स्पीड क्या है बच्चों? तो एंगुलर स्पीड हमारे पास है 200। ओके, यहाँ पे बनेगा 36 इंटू 10⁻³ वॉट, तो इसे लिख सकते हैं 36 किलो वॉट, यानी 36 किलो वॉट ये होगा पावर। प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.16। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 is cut out. The center of the hole is at r/2 from the center of the original disc. Locate the center of the gravity of the resulting flat body. बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक r रेडियस का डिस्क गिवन है, उसमें से हमें r/2 रेडियस का होल बनाना है, मतलब कि हमें r/2 रेडियस का छोटा सा डिस्क बाहर निकाल देना है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है वो पोजीशन हमें निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर डेंसिटी इज रो फॉर डिस्क ऑफ रेडियस आर। बच्चों मास क्या होगा? मास होगा कैपिटल एम, जो होता है डेंसिटी इंटू एरिया, यानी रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर को हम बोलेंगे RCM, जो ओरिजिन पे ही होगा 0 0 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं फॉर डिस्क ऑफ रेडियस r/2, मतलब कि हमने जो पोर्शन को कट कर दिया है यहां से, ओके, उस पोर्शन के लिए मास क्या होगा? उस पोर्शन के लिए मास होगा m1। ओके, रो इंटू पाई r²/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे r के बदले हम r/2 प्लेस कर लेंगे तो r²/4 हो जाएगा। बट रो पाई r² क्या है? रो पाई r² है मास m, तो बच्चों मास क्या होगा? m/4। मीन्स ये हुआ कि अगर ये पूरी डिस्क का मास m है तो आपने m/4 मास रिमूव किया। ओके, अब बात करते हैं जो रिमूवल पार्ट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो पार्ट हमने इसको रिमूव कर दिया इस पार्ट का पोजीशन वेक्टर, तो बच्चों ये सपोज x एक्सिस पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? r/2 पे, तो हम लिखेंगे r/2, 0 यूनिट। अब बात करते हैं फॉर रिमेनिंग पार्ट। सपोज मास क्या है? तो मास होगा यहाँ पे m2, टोटल डिस्क के जो मास है m, उसमें से हमें ये जो रिमूवल पार्ट से उसका मास माइनस करना है, तो m - m1, m के बदले m लिखेंगे, बट हमारा m1 क्या आया था? m/4, तो यहाँ पे m/4, ये आंसर आएगा 3m/4। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये r2 है, जो x0 होगा। क्यों x0 बच्चों? क्योंकि हमने इस डिस्क को x एक्सिस से रिमूव किया है। अगर हमने इस छोटी सी डिस्क को या छोटा होल हमने x एक्सिस पे बनाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो x एक्सिस पे ही क्या होगा? मूव होगा, या तो इस साइड में जाएगा तो इस साइड में। कहाँ जाएगा तो हम आंसर से ही बताने वाले हैं आपको। चलिए, हमारे पास देखिए कैपिटल M RCM है, M1 R1, M2 R2 है। अब हम सीधा इक्वेशन लगा सकते हैं M RCM इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। कैपिटल M रहेगा, RCM है 0 0, M1 क्या है हमारे पास? m/4। R1 वेक्टर क्या है हमारे पास? r/2, 0। अब बात करते हैं स्मॉल m2 के लिए, तो स्मॉल m2 क्या है? 3। स्मॉल m2 का मास क्या होगा? 3 m/4, यहाँ पे x0। बच्चों देखिए हर एक टर्म में आप देखिए राइट हैंड साइड में जो y कंपोनेंट है वो 0 है, तो हम खाली
कंपेयर करेंगे ओनली एक्स कंपोनेंट को। लेफ्ट साइड में तो एक्स कंपोनेंट भी 0 है, राइट साइड में फर्स्ट एक्स कंपोनेंट होगा आपका m/4 r/2 प्लस 3m/4 इंटू एक्स। यहां से बच्चों m/4 कॉमन निकलेगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है, तो बचेगा क्या 0 इक्वल टू r/2 प्लस 3x। यहां से 3x बना लीजिए ऑब्जेक्ट, तो r/2 माइनस हो जाएगा और x मिलेगा आपको -r/6। मतलब कि जब आप इस होल को बना लोगे, आप r/2 रेडियस की डिस्क का पोर्शन रिमूव कर लोगे, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए फॉर रिमेनिंग पार्ट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो आपका है वो क्या होगा -r/6 0 होगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.17। A meter stick is balanced on a knife edge at its center when two coins each of mass 5 gram are put on one top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? बच्चों सपोज ये हमारे पास मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक को हमने उसके कोई एक एंड से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नाइफ एज पे रखा हुआ है। ओके, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 45 सेंटीमीटर। ये जो मीटर स्टिक है उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ग्रेविटी क्या कहाँ पे होगा उसके मिड पॉइंट पे होगा, जो होगा mg, ये डाउनवर्ड लगेगा। ये m मास ऑफ द स्टिक हमें फाइंड करना है। किसी एक एंड से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके, किसी एक एंड के 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये रहा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो कॉइन रखने जिसके मास 5 ग्राम है, मतलब आपने यहाँ पे m डैश मास रखा है 10 ग्राम, ये आपका 10 ग्राम का मास है, तो यहाँ पे बच्चों इसका भी वेट लगेगा जो होगा m डैश g। क्लियर। अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की। ये नाइफ एज का डिस्टेंस तो 45 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये सेंटर ऑफ मास है, उससे इस नाइफ एज का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसी पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ओके, नाइफ एज से ये सस्पेंडेड मास जो हमारे कॉइन्स के मास है उसका डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी हमें 17 माइनस करना है। क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनेगा 33 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनेगा। क्लियर। अब अगर ये पूरा स्टिक इस नाइफ एज पे बैलेंस्ड है, तो मतलब कि नाइफ एज के पॉइंट पे रिजल्टिंग टॉर्क क्या होगा 0 होगा। अब टॉर्क हमें कैसे मिलेगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो बच्चों इस पॉइंट का इस mg फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू एम जी, ये एक टॉर्क हो गया। अब दूसरा टॉर्क कौन देगा हमें, m डैश जी, तो m डैश जी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 33, तो हम लिखेंगे m डैश जी इंटू 33 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन कैसे रखते हैं बच्चों। डायरेक्शन के लिए हम क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सपोज हमने बच्चों सपोज रोटेशन किया है ऐसे, हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। ओके, तो लिखेंगे टेकिंग क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव। देखते हैं कैसे। सपोज आप क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट पे जो mg फोर्स वाला टॉर्क होगा वो आपकी डायरेक्शन में साथ में जा रहा है, तो आपकी डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको आप प्लस ले लो। अब यहाँ से आप जरा इस साइड पे आ जाओ, देखिए इस पॉइंट पे आके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये m डैश g फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उसका टॉर्क भी आपकी मोशन के अपोजिट में है, तो उसको हम माइनस ले लेंगे। क्लियर, सिंपल सा है। 5 mg इक्वल टू m डैश g 33, यहाँ से हम g को कट कर लेंगे। ओके, m हमारे पास ऑलरेडी है, मास अब हमें फाइंड करना है बच्चों, तो मास को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। m डैश हमारे पास है, तो m डैश कितना है हमारे पास 10 ग्राम है, तो ये 10
33/5, 5 टू 10 होता है, तो हमें जो m मिलेगा वो होगा 66 ग्राम। ये होगा स्टिक का मास। प्लीज मेक अ नोट।